नमस्कार, मैं इंजीनियर शुभम माथुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 41 शुरू करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 41 है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 41 ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिया है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये निकालना है। वैसे ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर ये आप समझ लिए तो एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसे ये इक्वेशन दिया है, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब हम जानते हैं अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ग्रेजुएशन में है या क्लास 12th में है तो आपने अलजेब्रा बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? यही पढ़ा है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस तरीके से कोई भी दो रूट को हम सेटिस्फाई करते हैं किसी जगह। ठीक है, ये आपको याद होगा। तो अब अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या दिया है यहाँ पे? बी। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आ गया? बी। अल्फा बीटा क्या आ गया? सी। अब इसकी वैल्यू पूछिए, इसको जरा यहाँ लिखिए। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल जीरो। इसको अल्फा बीटा एलसीएम लीजिए, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ से क्या है? B/C। आंसर क्या होगा इसका? B B/C, ये आंसर। सिंपल, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि अलजेब्रा का रूट किस तरीके से आता है, अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आने वाले हो सकता है क्वेश्चंस में आपको ये सारी चीज़ का यूज़ आए, भले अलजेब्रा ना रहे लेकिन हो सकता है किसी चीज़ करने में यूज़ आए। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 42 को ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से। द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर, द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर फॉर 20 मैचेस इज 52 रन। ठीक है, 20 मैचेस के लिए एक क्रिकेटर का जो एवरेज है वो 52 रन। हिज हाईएस्ट स्कोर इज मोर देन इज लोएस्ट स्कोर बाय 120 रन। If these two innings are excluded, the average of the remaining 18 matches is 50 run. तो हाईएस्ट स्कोर की वैल्यू क्या होगी ये हमको मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा जैसा दिया है वैसे वैसे एज्यूम करते हैं। 20 मैचेस के लिए एवरेज स्कोर, ठीक है। लेट द क्रिकेटर बी एक्स, ठीक है, क्रिकेटर बी एक्स। और 20 मैचेस के लिए क्या होगा? x/20 इक्वल कितना है? एवरेज 52। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 52 इंटू 20, यानी टोटल एवरेज वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 1040। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी? 1040। इतना तो क्लियर है। अब इसमें यह कहा है कि उसकी जो हाईएस्ट स्कोर है, लेट हाईएस्ट स्कोर ऑफ क्रिकेटर बी ए एंड लोएस्ट स्कोर ऑफ क्रिकेटर बी बी। ए और बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या कहा है कि हाईएस्ट स्कोर इज मोर देन इज लोएस्ट स्कोर बाय 120 डिग्री, यानी ये हाईएस्ट स्कोर है, इट इज मोर देन द लोएस्ट स्कोर बाय 120 डिग्री। लोएस्ट स्कोर से ये 120 डिग्री ज्यादा है। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, याद रखिए। और ये हो गया इक्वेशन 1। अब क्या दिया है कि इफ दिस टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अगर ये दोनों हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर जहां पे बनाया था ए और बी, अगर ये दोनों एक्सक्लूड कर दिए जाएं तो इसका जो एवरेज आएगा वो 18 मैचेस का 50 रन आएगा। तो एक्सक्लूड करते हैं। तो लेट अस सपोज कि x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा? 50 इंटू 18, और ये टोटल कितना आएगा? 900, बरोबर, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करें, यहां से देखें, सब्ट्रैक्ट, दिख रहा है ना? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आएगा? आंसर आपका आएगा a प्लस बी इक्वल 140।
ये इक्वेशन नंबर 5 सॉरी इक्वेशन नंबर कितना हो गया 4, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 है। a प्लस बी इक्वल 40 और इसको यहाँ पे लाइए, ये कितना हुआ a माइनस बी इक्वल 120। ठीक है, अब क्या करिए, हमें मालूम करना है हाईएस्ट स्कोर कितना है, तो a और b का वैल्यू मालूम करना पड़ेगा। तो इसको ऐड कर दीजिए, ये इक्वेशन 1 है, एडिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिला हमको, यहां से स्क्वायर करेंगे तो यहां से मिलेगा 2a इक्वल 260, a की वैल्यू कितनी आ गई 130। इसी तरह इसकी वैल्यू अगर आप a की वैल्यू 130 अगर आप यहां पे रखते हैं तो कितना आएगा, b की वैल्यू 130 माइनस 120 यानी 10, b की वैल्यू कितनी आई 10 आई। तो यहां से a की वैल्यू 130, b की वैल्यू 10, यानी a के हमने क्या माना था, हाईएस्ट स्कोर माना था, तो ये कितना है हाई स्कोर और b कितना है लो स्कोर। तो हमसे क्या पूछा, हाईएस्ट स्कोर कितना है, हाईएस्ट स्कोर कितना होगा 130, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। तो इसमें क्या पूछा है ध्यान से देखते हैं। A कैन कंप्लीट ए टास्क इन 18 days while B कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 12 days if they both work together for 6 days and उसके बाद and then A leaves, in how many days will B complete the task। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो टुगेदर कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, A कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 18 डेज में, B कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 12 डेज में। ये दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, 1/18 प्लस 1/12, टोटल A प्लस बी को कितना टाइम लगेगा 36/5। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि ये दोनों साथ में कब तक काम किए, सिर्फ 6 दिन तक। तो इसका यह मतलब है कि एक दिन टोटल काम कितना हुआ, टोटल वर्क ये कह सकते हैं टोटल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, टोटल वर्क टाइम। तो टोटल 5/36 हुआ, 1/18 प्लस 1/12 5/36। इसी तरीके से फॉर 6 डेज कितना लगेगा, 5/36 इंटू 6 टोटल 5/6। यानी अगर A प्लस बी, ध्यान से देखिए यहाँ पे, A प्लस बी सिर्फ अगर 6 दिन काम करते हैं तो टोटल काम कितना होता है 6/5। लेकिन टोटल होना कितना है 36/5, ये होना है उनका टोटल, लेकिन हुआ कितना सिर्फ 6/5। ठीक है, 6 दिन में सिर्फ 6/5 हुआ। तो अब रिमेनिंग कितना है, यहां ध्यान दे देखिए, रिमेनिंग कितना हुआ 36/5 में से 6/5 माइनस कर दीजिए, आया 30/5 यानी 6, यानी 6 दिन का काम और बचा हुआ, 6 दिन का काम और बचा हुआ है। 36/5 डेज में टोटल कंप्लीट होना था, जिसमें से 6/5 डे में कंप्लीट हो चुका है 6 दिन में। अब 6 दिन का काम और बचा हुआ है, तो उसके बाद पूछ रहा है कि बी कितने दिन में कंप्लीट कर देगा कार्य। 6 दिन का काम बचा है, बी एक दिन में कितना कार्य कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, टोटल 6 डेज हमें बाकी 1/6 इतना है, और बी कितना काम कंप्लीट कर सकता है एक बार में 1/12। ठीक है, तो हमें 1/6 चाहिए। ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 में कि 1/6 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 2 मल्टीप्लाई करिए ना, यानी 1/6 इक्वल 1/6। सिंपल सी बात है, बी को सिर्फ 2 दिन लगेंगे, सिर्फ 2 दिन काम कंप्लीट करने में। तो बी कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, इसका आंसर आएगा 2 डेज। अब आप इन द केस समझिए, ये तो मैंने बता दिया, ये उनके लिए है जो एप्टीट्यूड पढ़े हुए हैं, मेरा 52 लेक्चर सब कुछ अटेंड किए हुए हैं। लेकिन जो अटेंड नहीं किए वो समझेंगे क्या ये बता रहे हैं सर, मेरे को समझ में नहीं आया। तो ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इक्वल वर्क अपॉन टाइम।
जहां पे हम वर्क को कांस्टेंट मानते हैं तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 टाइम, बस उसी का यहाँ पे यूज किया। एक जैसे मान लीजिए ए है, उसको पूरा कार्य करने में एक वर्क कंप्लीट करने में 18 दिन लगा, तो एक दिन का वर्क कितना हुआ 1/18, आप लगाइए ना, जैसे टोटल 18 दिन, ठीक है, टोटल 18 दिन है, मतलब कि एक वर्क काम कंप्लीट करने में टोटल 18 दिन लगा, 18 दिन में एक काम कंप्लीट होता है, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ, 18 दिन में एक काम कंप्लीट हुआ, एक दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ 1/18, ठीक है। हम एक काम को लेकर चलते हैं, वर्क को कांस्टेंट मानते हैं, तो यहां से हम ये कहेंगे कि भाई मेरा वर्क तो कांस्टेंट है, हमने कहा कि भाई एक काम कंप्लीट करने के लिए हमको 18 दिन लगा, तो एक दिन में हम कितना काम कंप्लीट कर लेंगे, और वो है मेरा एफिशिएंसी उसकी बता रही है, ये मेरी एफिशिएंसी आती है, एफिशिएंसी, ठीक है। तो दोनों की एफिशिएंसी अगर हम जोड़ लेते हैं तो मेरा आ जाएगा भाई कि हाँ इसकी एफिशिएंसी इतनी आती 5/36, लेकिन अगर हम वर्क की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, और टाइम की बात करें, ईटा इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम की बात करें तो हम एफिशिएंसी का उल्टा कर देते हैं। टाइम का बात है, जब हम एफिशिएंसी का उल्टा करते हैं तब जाके हमको मिलता है टोटल टाइम कितना, जैसे इस केस में मिला टोटल टाइम 36/5 लगा, ठीक है, एफिशिएंसी का उल्टा कर दिया। अब 6 दिन काम किया तो 6 दिन की एफिशिएंसी हमको गिननी पड़ेगी, तो हमको एफिशिएंसी के फॉर्म में यानी आपको 5/36 इंटू 6 करना पड़ेगा, तो मेरा यहाँ से 5/6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5/6 आएगा। अब 6 दिन के काम में टोटल काम कितना होना, 36/5 बचा कितना 6/5, 5/6 को उल्टा कर दिया, 6/5 बचा। अब टोटल का रिमेनिंग कितना है 6 डेज, और 6 डेज कैसे कंप्लीट होगा, सिर्फ बी को काम करना है, बी 12 दिन काम करता है एक काम कंप्लीट करने के लिए, एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेगा 1/12, 2 दिन का मतलब ये कह सकते हैं कि 6 दिन का हमें काम करना है, मतलब कि इसमें टाइम 6 दिन लगना है, 1/12 ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1/6 आ जाए, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि एक दिन में 1/12, दूसरे दिन में 1/12, तो 1/12 प्लस 1/12 कितना हो जाएगा 1/6, यानी 6 दिन का काम कंप्लीट हो जाएगा इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन में करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। इसमें क्या है, वायर इन द शेप ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। एक सर्किल है जिसका रेडियस आपका दिया है कितना 28 सेंटीमीटर, इसको एक स्क्वायर के फॉर्म में बेंट किया गया, ठीक है, और इस स्क्वायर के फॉर्म में बेंट किया गया, इसका पार्टिकुलर एरिया होगा, इसका पार्टिकुलर एरिया होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एरिया, इन दोनों के एरिया में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले एरिया ऑफ द सर्कल निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, ये क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई कितने लेने के लिए कहा है 22/7, 22/7 इंटू 28 इंटू 28, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है 28, तो आ जाएगा 7 4 28, 88 इंटू 28, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ से ए स्क्वायर होता है स्क्वायर एरिया, अगर कोई भी एक साइड का मालूम चल जाए तो मालूम चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ द स्क्वायर, और अगर सर्कल से ही स्क्वायर बना है तो सर्कल का सर्कमफेरेंस और स्क्वायर का सर्कमफेरेंस दोनों बराबर होगा, तो हम ये कह सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल सर्कमफेरेंस ऑफ स्क्वायर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई इंटू आर, और स्क्वायर का क्या होता है 4 इंटू ए, यही होता है a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यहाँ से 2 गया 2a, यहाँ पे हमें a मालूम करना है तो a आ जाएगा पाई आर बाई 2, यहाँ से 1/2 इंटू पाई कितना लेना है 22/7 इंटू आर कितना है 28, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, ये आ गया 44 सेंटीमीटर, ये a की वैल्यू, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 44 सेंटीमीटर। अब हमको मालूम करना है डिफरेंस ऑफ देयर एरिया, तो इनका डिफरेंस क्या होगा। अब सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 88 इंटू 28, 8 64, 70, 8 16, 17, 4 6, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो लेकिन आप देख लीजिएगा 2464 मेरे हिसाब से सही है, और ये कितना हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 44 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा
44 1936। तो सिंपल सी बात है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 2464 माइनस 1936, 825, टोटल कितना है 520, डिफरेंस कितना है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा, इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है कि इवेल्युएट इतना 12.5 का क्यूब प्लस 7.5 का क्यूब बाई 12.5 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर माइनस 12.5 इंटू 7.5। ये आपको कुछ फॉर्मूला जैसा लग रहा है। ये इसको हम 12.5 को क्या मानते हैं ए, और 7.5 को क्या मानते हैं बी, ठीक है। तो इसके जगह रखें तो कैसा दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कुछ इस तरीके का लग रहा है। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला तो हम जानते हैं क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये दोनों सेम है, ये दोनों का आंसर क्या है ए प्लस बी। तो आंसर क्या आ जाएगा 12.5 प्लस 7.5, 5 5 10 2 and 3 और ये 20.0। तो आंसर इसका आ जाएगा 20, यही आंसर है इसका। इसमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा बात है, आप बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। बस ये हमें ये इस तरह के क्वेश्चन में ये देखने की जरूरत होती है किस तरीके से हम इसमें वर्कआउट करते हैं, कैसे हम फॉर्मूला याद कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के एग्जाम्स में आप जितना फॉर्मूला याद करके जाएं उतना बेहतर है। ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का 4, ये या तो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन जानते हो, लेकिन वो वहाँ पे करने में बहुत समय लगेगा। तो आप कुछ चीज़ का फॉर्मूला तो रट के जाए, ए प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला आप रट के जाए, इसका बहुत क्वेश्चन आता है। उसके अलावा कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद करके जाने चाहिए ये मैं बता देता हूँ। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब, इतने फॉर्मूले तो आपको आने ही चाहिए हर फॉर्म के। अगले लेक्चर्स में मैं जब बताऊंगा यूपीपीएससी का जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, ठीक है, इस वीडियो के आने के बाद जब मैं अगला लेक्चर लूँगा और उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से यूपीपीएससी का क्वेश्चन एप्टीट्यूड और रीजनिंग का सॉल्व करता है, जो कि पेपर 13 को होने वाला है, यानी कल होने वाला है। तो मैं बताऊंगा उसमें कि ये सारे फॉर्मूले किस तरीके से एक्सपेंड होते हैं, और इसका पूरा फॉर्म बताऊंगा, एक एक चीज़ आप इंतजार कीजिएगा। उस सारे फॉर्म, या हो सकता है कि मैं इसका एक अलग से लेक्चर 5 मिनट का लेक्चर ले लूँ और उसमें सारे फॉर्म बता दूँ, इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ये 5 क्वेश्चन आज मैंने ये कराए जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। चलिए ये 5 वीडियो तो यहीं, मतलब 5 क्वेश्चन तो यहीं खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, फ्रॉम 45 टू क्वेश्चन नंबर 50 तक ले जाऊंगा और वहाँ पे इंतजार करूँगा। वहाँ पे पूरा तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरे को 100 क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का कंप्लीट करना है, जो कि इस एग्जाम में आए हैं, ठीक है। वो कंप्लीट करने के बाद मैं टारगेट बताऊंगा कि अगला क्या करना है। तो सबसे पहले तो इतना कंप्लीट करना है, इतना आप लोग कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। आप अपने फ्रेंड सर्कल पे, अपने फैमिली से कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को कमेंट करें, शेयर करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, जिससे और लोग आपकी तरह ही जान सकें कि मैं यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ। तो ये आप करें, और जितना भी मेरे 52 लेक्चर्स हैं अगर आप नहीं देखे हैं, आप जाके प्लीज़ उसको देखिए, एप्टीट्यूड और रीजनिंग का, जो कि एक ब्रह्मास्त्र है आपके सारे एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कोई दिक्कत हो तो। और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट मेरा तो एक्टिव ही रहता है हमेशा, आप जाके वहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नए टॉपिक के साथ। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।